सर यस सर, सर प्लीज यस सर। यस सर प्लीज। आगे में थोड़ा साइड हो जाए प्लीज, आगे मत आइए। भारत यस सर प्लीज सर। सर की जो संस्था है पैक्स से लेकर गुजरात का जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2019 तक वो बैंक के वहां पर अध्यक्ष और डायरेक्टर रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि कहां क्या खामी है और कैसे सहकारी बैंक के कार्यक्रम में आए हैं। क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं सहकारिता में, क्या लगता है? देखिए, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने सहकारिता के महत्व को समझा और सहकारिता के लिए भारत सरकार में नया मंत्रालय बना के दिया, और नया मंत्रालय बना के दिया, साथ ही साथ ऐसे हाथों में वो मंत्रालय दिया जिनका नाम अमित शाह कहते हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी काम को सफलता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई भी कड़े और बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो लेते हैं। और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कल राष्ट्रीय स्तर का, जिसे हम ऐतिहासिक सम्मेलन कहा, वो हुआ है। और उसमें दिल्ली में तो जो साक्षात हमने पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश से लोगों को बुलाया था, साथ ही साथ उसमें 5,82,00,000 लोग ऑनलाइन माननीय अमित शाह जी जब बोलने खड़े हुए थे तो उस समय जुड़ चुके थे। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था और सहकारिता का आंदोलन हम समझ सकते हैं कि किस तेजी के साथ में आगे बढ़े। सहकारिता का भविष्य उज्जवल होने वाला है माना जाए। सहकारिता का भविष्य उज्जवल तो है ही है। मुझे लगता है कि सहकारिता वहाँ तक जाएगा जब लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। और आज मेरा सौभाग्य है सहकारिता के ही क्षेत्र में, यहाँ अर्बन बैंक जिसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं, वो सिल्वर जुबली आज बनाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। कल 25 सितंबर को मुझे कार्यक्रम में रहना था, लेकिन चूँकि बड़ा कार्यक्रम माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, इसलिए मैंने माननीय संतोष गंगवार जी से आग्रह किया कि भाई साहब इसको थोड़ा एक दिन बढ़ा दीजिए। तो 26 तारीख को आज मैं एक दिन देर से पहुंचा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अन्यथा कल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर हम उनकी मूर्ति का अनावरण भी करने वाले थे, जिसको हमने एक दिन बाद में किया। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी सहकारिता को, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र या कर्नाटक इत्यादि को देखा जाता है, उसी तरह से सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देखा जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, निषाद पार्टी के साथ भी आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ है, कुछ मंत्रियों को जोड़ा जाना है, उस पार्टी से भी जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया जाना है। क्या लगता है कि यूपी में चुनाव को लेके ये सारा मंत्रिमंडल विस्तार और सारी चीज़ें? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के नेतृत्व का फैसला जो भी हुआ सबको मान्य होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2022 के चुनाव के लिए भाजपा को कोई किसी प्रकार की चिंता या चुनौती नहीं। इसलिए नहीं है कि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े थे। हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था 265 प्लस, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो कहता था अब की बार 300 पार। तो कार्यकर्ता जो हमारा तय कर लेता है वो पूरा कर देता है, और ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता और किसी पार्टी में मिल नहीं सकता। तो आने वाले समय में 2022 का जब चुनाव होगा, मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से हमारी प्रदेश की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, और जैसे हमारा बूथ स्थिरता का तंत्र हमारा खड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि हम 2017 की आंकड़े को 325 को भी क्रॉस करने का काम करेंगे। कोई भी किसी प्रकार गठबंधन में उसकी कोई चिंता नहीं है, और हम प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाने वाले। नहीं तो 6 महीने पहले, मतलब चंद महीने बचे हैं सरकार की, क्या जरूरत पड़ी जो मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा? मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी नेतृत्व का फैसला है, और क्या समीकरण क्या है ये तो जो है मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि हमने 2017 को भी देखा है, 2014 को देखा है, और सबसे बड़ा 2019 को देखा है, जब
अखिलेश जी को लगा कि कांग्रेस का कोई मोहम्मत नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, अब तो हम बसपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। और बसपा के साथ चुनाव मिलकर लड़ते हैं। 80 में से 64 सीटें भाजपा जीतती है और केवल 80 में से 64 ही नहीं जीतती है, 51% वोट लेने का काम भाजपा करती है। और 51% वोट लेने के बाद में हम कह सकते हैं जिस तरह से हमारी सरकारों ने काम किया है और जैसे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक संगठन को खड़ा किया है कि हम 51 से भी 60% पहुंचाने का काम करेंगे। और हमने नारा दिया है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। लोग 60-40 में से कुछ करते रहे, 60 हमको दे दें, 60 हमको मिलेगा, तो 325 का आंकड़ा हम पार करें। कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया है, क्या कहेंगे उसके लिए? जिस तरह से मैं उस सांसद घटना की बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं और मैं कह सकता हूं ये कांग्रेस का ये बौखलाहटपन का एक परिचायक है और इस प्रकार की घटना निंदनीय तो है ही। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया है। ऐसी घटनाएं अगर पुनरावृत्ति होगी तो मुझे लगता है कि दुखद है और शायद योगी जी इस बात को जाने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबक सिखाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। आज ओवैसी कानपुर आ रहे हैं यूपी में अपनी क्या? देखिए, अब मुझे ओवैसी अब किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है। उनका काम है, वो अपना कहाँ लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उनका काम है। हमने कहा 100 में 60 हमारा है, बाकी में ओवैसी कितना लेंगे, अखिलेश कितना लेंगे, प्रियंका जी कितना लेंगे, बहन जी कितना लेंगे, वो अपना बंटवारा करते रहे। 40 में हमने छोड़ दिया है।